मैं बोरसी पर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पाठ करने जा रही हूँ। बड़की अम्मा। बड़की अम्मा का जिक्र असल में जीवन के एक बड़े कालखंड का दस्तावेज है। बोरसी भर आज संबंधों के बीच जीवन की गर्माहट है, जहाँ रिश्तों के ठंडेपन के बावजूद एक उम्मीद बनी हुई है। बड़की अम्मा का व्यवहार भले ही अनुकूल ना हो, बावजूद इसके लेखक के जीवन और बोरसी भर आज के विस्तार के लिए यह बहुत ही सहायक है। बड़की अम्मा। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। राजेश रेड्डी जी की पंक्तियां। स्मृतियों की फुहार पड़ते ही मन के पोखर में कुमलाए फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाने लगते हैं। तब अंतःपटल पर ठंडी प्यार उसे और संचित करती है। वातावरण ऐसा बन जाता है कि बारह भीगने का मन करता है, और ऐसा करते हुए संस्मरण हौले से अनकही कहता है, और तब स्मृतियां पूरक आवाज बन भीतर गुनगुना उठती हैं। इस बीच जब आप अपनी जिंदगी में संजीदगी से झांक रहे होते हैं, तब यह पता चलता है कि आम फाम जिंदगी में कितनी सारी आजमाइश वाली घड़ियां आई और गुजर गई। जिंदगी की उस झाग से उनके संस्मरण लिखते समय असल में भीतर जकड़ी जटिलताओं को हम मुक्त कर रहे होते हैं। इसी मुक्ति की कथा के लिए एक और यात्रा पर चलते हैं, जिसके केंद्र में अपना शहर लखीसराय नहीं बल्कि हमारा ननिहाल मुंगेर है। लखीसराय से 55 किलोमीटर दूर मुंगेर एक छोटा सा मोहल्ला माधेपुर है। छुट्टियों में हमेशा हम वहीं जाते रहे हैं, कभी माँ से पूछकर पैसे लेकर, तो कभी कई बार माँ से रूठकर बिना पैसे के ही चला जाता। मुंगेर मेरे लिए तीर्थ स्थान से कोप भवन तक का सब कुछ था। हमारी बदमाशियां भी विचित्र होती थी। कोई तो 3 फुट का लड़का क्रिकेट की तरह 12 फुट की दीवार पर चढ़ता, और सिर्फ चढ़ता ही नहीं बल्कि दीवार की ऊपरी सतह पर बोए हुए टूटे कांच को नन्ही उंगलियों से पकड़ता और उसी को पकड़कर दीवार पर चढ़ भी जाता। अलग बात है कि वे किरचियां कभी चुभती नहीं थी। उसने उन पर चलने की तरकीब सीख ली थी। ये तरकीब पूरे समूह में सिर्फ 2 या 3 बच्चों को ही आती थी। यह सब वह अपने झुंड को शहतूत और अमरूद खिलाने के लिए करता। बगल में आईटीसी की सिगरेट की फैक्ट्री थी, जिसका 7 बजे का फोपा हम सब के लिए सुबह का अलार्म था। टूटे हुए क्रिकेट के बल्ले की मरम्मत हम आईटीसी के कचरे में फेंके डब्बों से कांच कर निकाले फेविकॉल और नायलॉन की नई डोरी से टूटे बल्ले को बांधकर उसके ऊपर फेविकॉल चिपका कर करते थे। बल्ला पहले से ही ज्यादा मजबूत तथा उसका स्ट्रोक और बेहतर हो जाता। मजा तो एक दूसरे के हाथ में चिपके फेविकॉल को छुड़ाने में आता। गुदगुदी में उठती तरंगे दोस्ती की बुनियाद को पोषित करती रहती, दोस्ती जो अजर है। आज भी बरसों बाद जब उन पुराने हमदर्दों से मिलता हूँ, तो गर्मजोशी की तासीर में उतनी ही मिठास होती है। खेल में हम अजीबोगरीब खेलते थे, अब विलुप्त होने की कगार पर है। एक खेल का नाम है हरिन घरी। हम लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें एक ग्रुप को किसी भी स्थान पर छिपाकर ढेर सारी लाइनें चौक से खींचनी होती, और दूसरा ग्रुप का काम उन्हीं लाइनों को बाद में ढूंढना होता। इस काम के लिए खेल के क्षेत्र सीमा का चुनाव पहले से ही तय हो जाता। कोई किचन के बोयाम की तली में लाइनें खींचता, तो कोई खिड़की के। दिन हम में से किसी मस्खरे ने नानी के घर के सामने बाबली मौसी के घर की दीवार पर मेरा नाम बड़े अक्षरों में लिख दिया। चीकू लवण भास्कर चुंग चोर है, और नानी को मेरे कान खींचने की वजह मिल गई।
शाम को मोहल्ले के सारे बच्चे एक झुंड में साथ निकलते। हम में से कुछ जो लाठी या बांस को अपना पैर बना लेते और उस पर चढ़कर पूरे मोहल्ले में चलते फिरते बिजुका से लगते, जैसे बच्चों के बीच कोई साबू चल रहा हो। एक चक्कर के बाद पारी बदल जाती। मुझे भी बहुत आनंद आता यह सब करते हुए। यह सब मुंगेर में ही मुमकिन था। लखीसराय और मुंगेर के बीच 50 किलोमीटर का ही फासला होगा, लेकिन पानी के स्वाद की तरह बोलने और खेलने का सलीका भी अलग था। ननिहाल में ऐसी यादों का अंबार है, जहां संयुक्त परिवार के दोनों पहलू से आप परिचित होते हैं। जब आप एकल परिवार से निकल ऐसे संयुक्त परिवार में छुट्टी मनाने जाते हैं, तब ननिहाल और मनोरम लगता है। नाना नानी मामा मामी ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। सभी उदासियों को निश्चलता से समेटने वाला बचपन स्वच्छंद आजादी से अपने पंखों को फैलाता है। यहाँ हद से ज्यादा बदमाशियां करते हैं तो भी वापसी में आपको मिलता है लाड़ और दुलार, जिसका संरक्षण ननिहाल में मिलता है उतना शायद कहीं भी नहीं मिलता। ननिहाल का एक वाक्य बहुत ही मासूम सा है। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 3 साल की होगी, जब माँ पटना ट्रेनिंग करने गई हुई थी और मैं ननिहाल में ही दीदी और भैया के साथ रहता था। उस समय बड़े मामा और मामी भी मुझे पाल रहे थे। दीदी और भैया का ख्याल नाना और नानी रखते, पर मेरा ख्याल मामा और मामी के हिस्से में था। मामा कई बार मामी को डांट भी देते अगर मुझे समय पर दूध या खाना नहीं मिला होता। देर से जब वह घर लौटते तो नींद में मेरा पेट दबाकर देखते कहीं मैं भूखा तो नहीं सो गया। मुगल बाजार में मामा की ससुराल थी, जहाँ की एक दुकान कैलाश हलवाई में कचौड़ी और सब्जी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी भी मिलती थी। मामा को अक्सर बाहर जाना पड़ता, इसलिए उन्होंने उस दुकान वाले के पास मेरे नाम का खाता खुलवा दिया। मैं रोज सुबह माधोपुर वाले घर से निकलता और सीधा मोगल बाजार के उस कचौड़ी वाले के पास पहुंच जाता और वह मेरे हाथ में खुद एक दोना कचौड़ी सब्जी के साथ एक जलेबी का भी रख देते, जिसे मैं खूब स्वाद लेकर खाता और फिर वापस माधोपुर अपने ननिहाल चला आता। 3 साल की उम्र में मैं मोटू गब्दू अकेले ढुलकता हुआ रोज जाता था, जिसकी तुलना आप एक रोबोट से कर सकते हैं, जिसमें इस बात की प्रोग्रामिंग की हुई हो कि सुबह उठना है, दुकान पर जाकर खाना है और सारे रास्ते बिना किसी से बात किए उसी रास्ते वापस आ जाना है, जिसे आज भी हम सब याद करते हुए खूब हंसते हैं। संयुक्त परिवार की अपनी दुनिया, उसके अपने किस्से। आज के इस किस्से के केंद्र में हमारी बड़की अम्मा। आज इतने दिनों बाद भी मेरी स्मृति में उनके डर की तस्वीर कावीज है। नजर की चाबुक चलती और मेरे मन की जमीन पर उगी स्मृतियों की नाजुक धूप रौंदी जाती, जिसका असर पीठ पर सिहरन लिए आज भी दौड़ता है। मेरे नाना 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। तीनों के घर अलग अलग थे, लेकिन घरों की छतें आपस में मिली हुई थी। रात को जब नाना दुकान से लौटते तो परिवार के सारे सदस्य एक साथ छत पर ही खाना खाते। बिछावन भी सभी की अपनी अपनी छत पर ही लगती। घर भीतर से कंपार्टमेंट जैसा था, जिसे दीवारें अलग करती थी, पर छत ने उन्हें अब तक जोड़े रखा था। चांदनी रात में बचपन की नजर से देखो तो पूरी छत एक सपाट मैदान सी प्रतीत होती। हम सब क्रिकेट लेकर राजा रानी जैसे सारे खेल छत पर खेलते। बिजली आने जाने का समय तय नहीं था, इसलिए शाम ढलते ही छत को पानी की फुहार से ठंडा किया जाता। फिर खाना और बिस्तर लेकर सभी वहीं छत पर पहुंच जाते। रात में सारा परिवार एक परिवार में ही बदल जाता। अलग अलग तवे पर सिकी रोटियों का स्वाद भी एक ही
नहीं लगता। हम बच्चे तीनों परिवारों की किसी भी थाली में बेहिचक बैठ जाते। हालांकि हर बच्चे के अपने कोई पसंदीदा भैया, मामा या चाचा होते। वह ज्यादा उनसे ही चिपकता। नानी यानी छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा दोनों कहानियां सुनाती, पर बड़ी अम्मा की कहानी सुनाने का अंदाज अलहदा था, एकदम मंत्रमुग्ध करने वाला। दोनों की कहानियों का चयन महाभारत, रामायण या किसी और धार्मिक ग्रंथ से होता, पर अंत हमेशा नसीहतों संग मिलती। पर बड़की अम्मा का अंदाज इस सीख को एक हद तक पूरी तरह याद करा जाता। रात में कहानी सुनाती दोनों अम्मा बड़ी प्यारी लगती, पर दिन में बड़ी अम्मा एक सख्त प्रबंधक में बदल जाती, जिन्हें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं थी। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और बड़की अम्मा की छत ऊपर उठती चली गई। छत के उठने का सीधा संपर्क दुकानों से था, जहां मेरे नाना की दुकान पर खपरैल ही रहा और बड़े नाना की दुकान 4 मंजिला हो गई। और बड़की अम्मा की कहानियों का सिलसिला छत की उठती दीवार में ढह गया। बड़की अम्मा का छोटा पोता मुकलेश मेरा लंगोटिया यार था। आज भी जब मैं मुंगेर पहुंचता हूँ तो हम बचपन की स्मृतियों के रंग में रंग जाते हैं। हम दोनों में पक्की वाली दोस्ती आज भी कायम है। हमारा बचपन अक्सर कंचे खेलने, पेड़ों पर झूलने या गिल्ली डंडा खेलने में बीतता। उस समय के एक खेल का नाम लच्ची डाली था। पेड़ पर कूदकर खेलना माने पेड़ों पर ही एक दूसरे को पकड़ना। डाली डाली जहां गिरे नहीं कि चोट लगना लगभग तय है। हम दोनों शाम या रात को साथ लौटते, पर डांट उसे कम मुझे ज्यादा पड़ती। बड़की अम्मा जिनके मुंह में पान की गिलौरी और बगल में पीकदान हमेशा होता। सफाई इतनी पसंद थी कि पानी भी अपने दाग नहीं छोड़ सकता था। दिन भर नौकर चाकर जमीन घिसते रहते। उनके होठ की जगह महीन वक्र सी रेखा थी, जो उस उम्र में भी उन्हें और खूबसूरत बनाए रखती। वो कभी भी हम में से किसी को ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहती। मेरे घर में आते ही बस हौले से एक आवाज करती, लगता है चिकुआ आ गया है। मैं डर कर हौले से उनके पांव छूता तो आशीर्वाद में मिलता, बिना बाप का बेटा है, इसे अच्छे से खिलाओ, माँ के बंधन से भाग के आया है, पता नहीं आगे क्या करेगा। मैं पांव छूकर हटता तो कहती, जाओ पहले हाथ पैर धो लो, साबुन पता है ना क्या होता है। ये शब्द अदृश्य तीर थे। चोट तो लगती थी पर निशान नहीं पड़ते थे। साबुन की टिकिया मुलायम के बदले मुझे सख्त लगता जैसे उसमें किसी ने शीशा बो दिया है, और धोते ही शीशे की बुरादों का दाग मेरे चेहरे पर फैल जाता, जिसे सिर्फ मुकलेश की आंखें ही पढ़ पाती। उन दिनों टेलीविजन नया नया आया था और पूरे मोहल्ले में सिर्फ उनके ही घर में था। उन दिनों शुक्रवार और बुधवार को चित्रहार देखने से बड़ा आनंद कुछ नहीं था। सभी बच्चे पूरे परिवार के साथ उनके कमरे में लगे टीवी के सामने पहुंच जाते। अचानक एक सीधा सपाट सा स्वर मेरे कान में गर्म शीशे के खोल सा उतरता, तुम पलंग पर क्यों बैठे हो? नीचे आराम से बैठो, पैर मत फैलाना। मैं चुपचाप नीचे आकर बैठ जाता। महाभारत का दृश्य टीवी से निकलकर मेरे अंदर आ जाता। द्वंद्व और युद्ध एक साथ मिलते। उस बुरे वक्त में का मुल्लम्मा था मुकलेश, चुप चुप के बिस्तर से उठकर स्वतः मेरे बगल में जमीन पर बैठ जाता। उसके हाथ मेरे कंधे पर मित्रता के मफलर की तरह लिपट जाते। बड़की अम्मा घर से पूरी दुकान का हिसाब किताब रखती। जब बड़े नाना और बड़े मामा रात को घर लौटते तो मजाल है बिना हिसाब दिए कुछ और कर ले। किताबों में कौशल और प्रबंधन के ऐसे कायदे कहीं लिखे नहीं होते। ऐसे ही गुण से वो अपने घर पर नियंत्रण और वित्त पर पकड़ रखती। वही निर्धारित करती थी कि बेटियों को क्या देना है, घर में कौन क्या पहनेगा, कौन सी चीज खरीदनी है और किसे कहाँ पढ़ना है। फ्रिज उन दिनों नया नया आया था, जो हम सब
सबके लिए एक अजूबा ही था। बर्फ के टुकड़े जादुई मुरब्बे से कम नहीं थे और शरबत में वो टुकड़े और भी सुर्ख और चमकीले हो जाते। गिलास का साइज औरों की बनिस्बत मेरे लिए हमेशा छोटा ही रहता। किसे कब कैसे छोटा दिखाना है ये बड़की अम्मा से बेहतर कोई नहीं जानता था। दोनों घरों में बिना विरोध के उनकी बातों को बहुत सहजता से माना जाता था। किसको कितना और कहाँ पढ़ाना है दोनों परिवारों के लिए वही तय करती थी। स्वाभाविक है, बड़की अम्मा के घर के बच्चे हमेशा अपने आप को बेहतर समझते। मेरी माँ शुरुआत से ही इन मामलों की विद्रोही रही हैं और इसलिए उनकी कभी भी बड़की अम्मा से नहीं बनी। माँ की बड़ी और छोटी दोनों बहनों पर बड़की अम्मा का जादू चलता था। उन्हें उतरन और कतरन दोनों से बने कपड़ों में फर्क नहीं पता था, पर माँ बहुत स्वाभिमानी थी, इसलिए शुरू से उन्होंने नौकरी की और अपने पैरों पर खड़ी रही। अपने पोतों से बड़की अम्मा को बेहद प्यार था। दोनों पोतों को वे उच्च अधिकारी बने देखना चाहती थी और जिसके लिए पैसा पानी की तरह बहता। जरूरत से ज्यादा ख्याल, खाने से किताबों तक की हिफाजत और घर पर हर विषय के शिक्षकों के तमाम इंतजाम की कोई भी तकलीफ पढ़ने के रास्ते में ना आ सके। मुझे इतने तामझाम देखकर डर लगता। मेरी घबराहट को वो बस मंद मंद मापती रहती और फिर वक्र होठ की रेखाओं पर स्मित फैल जाती जो श्वेत नहीं स्लेटी होती। कोई खेल नहीं होते हुए भी हम ऐसे कई छोटे छोटे तीखे खेल खेलते रहे। यह चित और पट का खेल सिर्फ आंखों से खेला जाता। पूरे घर में हम दोनों ही यह खेल खेल रहे होते, जिसकी भनक बाकी किसी घर वाले को शायद ही थी। उनकी उम्र और ढलती गई। इस दौरान अनजाने ही सही पर उनकी नजरों ने जितना आघात किया, मेरे भीतर उतना ही आग पैदा होती रही। 10वीं के बाद मैं मुंगेर नहीं गया, पर हमेशा कमतर दिखाने वाली उनकी नजरें मेरे साथ ही रही। मैं पढ़ते वक्त भी उनकी घूरती नजरों को अपने डिबरी के बाजू में ही रखता। वो मुझे घूरती रहती, मैं भी उन्हें देखता रहता और यूं नींद मेरी नजर से ओझल रहती। कई बार सुबह गोधली में उठ जाता, पर वो आंखें जागी रहती। धीरे धीरे मैंने उन आंखों से दोस्ती कर ली। शुक्रिया कहने लगा अगर तुम नहीं जगाओगी तो कैसे जागता रहूंगा, कैसे सबसे ज्यादा पढ़ूंगा। और यूं लंबा समय बीता। मैं ननिहाल तब लौटा जब संघ लोक सेवा आयोग ने मुझे अपने लायक समझा। लौटा तो उनकी अंतिम सांसें चल रही थी, पर घर थोड़ा उदास सा दिखा। फर्श पर दाग, नौकरों की जमात में कमी, दीवार पर हल्की पपड़ी, सब कुछ बदल गया था। मुकलेस अब सोना चांदी की दुकान संभाल रहा था। उसने मुझे पहले की तरह ही गले लगाया। संभवतः वह मेरी कामयाबी को भी उतने ही गर्माहट के साथ गले लगा रहा था। पर बड़की अम्मा टूटती सांसों में भी तिरस्कार भरी पैनी नजरों से देख रही थी। मैंने हौले से उनके पांव इस बार भी छुए। वही स्लेटी स्मित, वक्र होठ, बिना आवाज की बातें, वही नजरों का खेल, पर इतने पर भी उनका चेहरा आज भी पान की लालिमा दिए दमक रहा था। फिर एक हल्की सी आवाज आई, बिना बाप का बच्चा है, इसे कुछ तो खिलाओ। मैं लौट आया, पर उनकी नजरें आज भी मेरे साथ हैं। बसीर बद्र का एक शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा।